राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 32वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू होगा। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने पुनर्जन्म की व्याख्या के लिए कुछ विज्ञान के हिसाब से परब्रह्म का जो स्वरूप थोड़ा बताया था आपको, और कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसकी तुलना करके हम जैसे मोबाइल से एक कोई मैसेज है दूसरे मोबाइल में कैसे भेजते हैं, और फिर उसको अपन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल तक उस मैसेज को किसी मूर्त रूप में भी दूसरी जगह मूर्ति के रूप में भेज सकते हैं, रोबोट के रूप में भेज सकते हैं, इत्यादि का अपन ने इस पर चर्चा की थी। तो अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि क्योंकि इन चीज़ों का अपन दैनिक जीवन में खूब उपयोग करते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं इसकी टेक्नोलॉजी को, और बहुत लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं भी जानते हैं ना, तो भी उनको मोटा मोटा आइडिया होता है कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसमें दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है। उससे आपको क्या है कि पुनर्जन्म, और किस प्रकार से पुनर्जन्म होगा, और उसकी आगे वाली योनि है यानी रूप है वो किस प्रकार का होगा, और आगे पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए ना पहले अपने इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे अब आपको मैं एक दो प्रश्न मैं पूछूंगा और आप उस पर गहन मनन करना। जैसे उदाहरण के लिए पहला प्रश्न तो यही है कि मैं कोई मैसेज करता हूं मेरे मोबाइल से, जैसे व्हाट्सएप का ही मैसेज है, तो मेरा तो नंबर है ही मेरे मोबाइल में जो सिम डली हुई है, तो वो उसके एक पर्टिकुलर कोड है, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो उसका आईडी कार्ड है। जैसे हर आदमी की अपनी एक अलग सूरत होती है, फिंगरप्रिंट अलग है, रेटिना की जो है स्ट्रक्चर वो अलग है। अपन रेटिना का चित्र लेते हैं ना, आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो किन्हीं भी दो आदमियों का रेटिना या दो आदमियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। तो आदमियों के नहीं है तो बाकी जीव जंतुओं से तो उसकी तुलना है नहीं, वो सारा अलग हो जाएगा। और फिर जिसको मैंने मोबाइल नंबर पे भेजा है, वो मैसेज क्यों केवल उसी के मोबाइल में जाएगा, या व्हाट्सएप ने अपने को ऐसी सुविधा दे रखी है भी आप एक बार में है ना 5 मैसेज भेज सकते हैं या 10 मैसेज भेज सकते हैं। तो जिन पांचों को हमने टिक किया है ना, पांचों को नामित किया है, वो उन पांचों के पास जाएगा, इस उसके अतिरिक्त छठे के पास नहीं जाएगा, वो मनमर्जी से नहीं जाएगा। और वो उस प्रोसेसर पर भी निर्भर करता है कि वो ग्रुप मैसेजिंग की सुविधा देता है, ग्रुप में उपस्थित सभी को पास चला जाएगा लेकिन दूसरे ग्रुप पे नहीं जाएगा। यानी सब चीजों में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि ये ऐसे कैसे होता है। जो चीज आपकी आंखों के सामने आप रात दिन करते हैं, अगर उसमें भी आपका कोई प्रश्न बगैर उत्तर दिए रह गया, और आप में इतनी जिज्ञासा नहीं है कि भी उस प्रश्न का उत्तर आपके पास जो ज्ञान उपलब्ध है उससे मिलता है या नहीं मिलता, तो आपको और ज्ञान की जरूरत है ताकि उस प्रश्न का उत्तर आप जान सकें। अगर इतनी भी आप में जिज्ञासा नहीं है ना, तो फिर ये इतनी उच्च श्रेणी की चीजें पर ब्रह्म जन्म मृत्यु और मोक्ष वगैरह है ना, फिर आप ये कोई काम की चीज नहीं है। जब आप इतना सोचना ही नहीं चाहते, इस पर मनन ही नहीं करना चाहते ना, तो फिर वो भगवान भरोसे छोड़ दो गाड़ी, कभी जो होएगा वो देखी जाएगी। तो फिर आप उस पर नियंत्रण करने की भी आशा मत रखो कि हम कोई अच्छे काम करके इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति भी पा सकते हैं, या अगले जन्म में ऐसी कोई मजबूरी होगी तो कोई ढंग की योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो फिर उस चक्कर में पड़ो ही मत आप। फिर तो जैसे कुत्ते बिल्ली वो है ना, वो उनके पीछे से प्री फेड जो पूरा डाटा आता है, कभी आपको ऐसे जन्म लेना है, यहाँ पर जन्म लेना है, इतनी आयु में खा पी कर वहां पर आपको तथास्तु हो जाना है। तो फिर उस श्रेणी में ही आप अपने आप को मानो, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा,
दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने मोबाइल से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, मेरी पत्नी को ही मान लीजिए आप, ठीक है ना। अब वो मैसेज है वो प्रोसेसर में चला गया, और वो जो प्रोसेसर है व्हाट्सएप वालों का, उसके पास सारी सूचना है कि मेरी पत्नी का मोबाइल एक्टिवेट है या नहीं है, या वो नष्ट ही हो गया। उनके पास सारी चीजें हैं, या उन्होंने अपनी सिम में इस आईडी वाले नंबर से दूसरे आईडी वाले में, यानी क्या नाम ये जो भी एमआई के फोन से उन्होंने आईफोन में डाल लिया, या उसका जो भी है, तो प्रत्येक फोन का भी उनका नंबर होता है अपना अपना, या ईआई कुछ ऐसा नंबर बोलते हैं। तो वो सारी सूचनाएं उनके पास में होती है, तो उसके पास सारी सूचना है, ठीक है ना। अब आप कल्पना कीजिए कि मैंने एक व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग का मैसेज लिख के मेरी पत्नी को भेज दिया, और मेरी पत्नी क्या है कि उस वक्त क्या है कि उन्होंने अपना मोबाइल है वो डेड कर रखा है, यानी बैटरी निकाल रखी है। अगर आपकी बैटरी मोबाइल में डली हुई है और आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है ना, तो ये भी आपकी गलतफहमी है कि मोबाइल पूरी तरीके से नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। ये आप गलतफहमी में मत रहना आप। वो मोबाइल केवल आपकी स्क्रीन ही आपके लिए स्विच ऑफ हुई है, स्क्रीन भी। अब तो ऐसे ऐसे कैमरे, ऐसे ऐसे टीवी वगैरह बन गए हैं जिनमें बाकायदा है ना चेतावनी लिखी होती है, बाकायदा चेतावनी कि आपके जो टीवी में कैमरा लगा हुआ है या मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है ना, और आपने सोचा भी मोबाइल तो मैंने बंद कर रखा है, इसकी स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है, और आप कोई इस प्रकार का अनैतिक काम करते हैं, तो वो स्क्रीन आपके लिए बंद है, वो मोबाइल वो कैमरा बंद नहीं है। वो पिक्चर, वो तस्वीरें, वो रिकॉर्डिंग, दुनिया में कोई भी जो जासूस है ना, वो जासूसी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। वो कोई भी देख सकता है, समझ गए ना आप। तो सभी स्थितियों से बचने के लिए आप यही मान लीजिए कि मेरी पत्नी ने मोबाइल से बैटरी निकाल रखी है। अब मैंने तो मैसेज कर दिया, अब मेरे पास एक टिक आ गई, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि वो जो मैसेज है ना, वो उस माइक्रो प्रोसेसर में, अगर वो माइक्रो प्रोसेसर इस स्टैंडर्ड का नहीं है कि उसके पास कोई डाटा वाटा पूरे अगली चीज का नहीं है, तब तो वहां से वो क्या है कि वो रिलीज कर देगा डाटा। चलो भाई मैसेज भेज दिया मेरी पत्नी के वहां पर मोबाइल में, तो वो फिर मैसेज क्यों आगे वो पहुंच ही नहीं रहा वो, है ना। तो मेरे पास भी उसका एक ही टिक रहेगी, और प्रोसेसर के हिसाब से भी मैंने तो भेज दिया, अब वो कहां भटक गया उसको भी पता नहीं है। तो ये सारा सिस्टम उनका बना हुआ है, तो वो मैसेज है ना उस प्रोसेसर के अंदर वहां पर जमा हो गया, वो आगे रिलीज नहीं होएगा। वो रिलीज इसलिए नहीं होएगा, उसके पास पता है यार अभी वो उनका मोबाइल एक्टिवेट नहीं है, बैटरी निकाल रखी है मैडम ने, तो वहां पर कोई इस प्रकार की चीजों को चेक करने वाला नहीं बैठा वहां पर, ये सब ऑटोमेटिक है। अब जैसे ही मेरी पत्नी घंटे में, 2 घंटे में, 5 दिन में, 10 दिन में, साल मान लो, 5 साल मान लो, 20 साल मान लो, 1000 साल मान लो, जब भी बाकी सारा सिस्टम सही रहा, अगर वो माइक्रो प्रोसेसर जिंदा रहा जो कंट्रोल करता है, वो कंपनी बंद करके भाग गया तो एक अलग बात है। अगर वो वैसा का वैसा एक्टिवेट है, तो चलो थोड़ा समय ले लो, तो 2 4 10 15 सालों के अंदर, या 2 4 10 15 दिनों के अंदर ना, जैसे ही मेरी पत्नी उसमें मोबाइल में अपनी बैटरी डालेगी, मोबाइल से खट सिग्नल जाएगा उसके पास में, व्हाट्सएप का जो प्रोसेसर है कि जी अब मैं मैसेज लेने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी, तो वहां से वो मैसेज फिर क्लिक होएगा टक से, और मेरी पत्नी के मोबाइल में पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये टेक्नोलॉजी है इसकी। अब इसमें क्या वेव फॉर्म है और झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया उसका आप सत्य मानिए। अब आप इसी प्रकार से मान लीजिए, ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। अब अपन उस ईश्वर का जो सिस्टम बनाया है ना उसने, उसकी तरफ मूव करते हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, जो वो तो खुद ही परब्रह्म है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मान लीजिए कोई जीव है, तो उसका प्राणानंद हो गया, ठीक है ना। तो चलो एक बार इस बात को मैं यहीं रोकता हूं, फिर वो थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी उसको, मतलब अपने पुनर्धर्म से जोड़ना। तो पहले अपन वापिस आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सिम खरीद ली, एक उसमें पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन है।
तो ये पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है ना, ये कैसे निर्धारित होता है? तो इसके लिए थोड़ी सी बेसिक साइंस आपको याद करनी है, पढ़ी हुई है आपकी खूब। साउंड वेव्स में हम अपने तरंगे पढ़ते हैं, वाइब्रेशंस, कंपन पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। ये 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं की चीजें हैं ये। तो क्या होता है कि 3 प्रकार की मतलब वाइब्रेशंस होती हैं। एक को तो बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, यानी जो उसकी मौलिक वाइब्रेशन होती है, उसकी एक पर्टिकुलर निश्चित फ्रीक्वेंसी होएगी, पर्टिकुलर आवृत्ति होएगी। पर्टिकुलर आवृत्ति तो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होएगी। ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो बॉडी कंपन करेगी ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है ना? वो छोटी है, बड़ी है, लोहे की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, किस रूप में? वो प्लेट के रूप में है, गोले के रूप में है, क्या है? तो आप ये मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी मूर्त रूप है ना, जिनको अपन ठोस बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं या गैस बोलते हैं, मूर्त जिनको अपनी इंद्रियों से जिसमें द्रव्यमान होता है, उनसे बनी हुई हर चीज की अपनी अपनी एक मौलिक आवृत्ति होती है। मौलिक आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जिस चीज पर कोई दूसरी चीज टकराने से आवाज उत्पन्न होती हो, आवाज उत्पन्न हो गई तो वाइब्रेशन से ही ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न हो गई इसका मतलब उसने कंपन किया है, और वो जो कंपन है ना, वो एक वेव फॉर्म के रूप में, जो मैकेनिकल फील्ड है उसमें वेव फॉर्म के रूप में, ध्वनि तरंगों के रूप में आपके कान तक पहुंची है। ठीक है ना? तो उसने कंपन किया है, उसने ध्वनि तरंगे उत्पन्न की हैं। अब कोई बह रही है तो वो तो कह देगा जी नहीं नहीं, मैंने तो इसको ठोक के देख लिया, चम्मच मैंने थाली पर मार के देख ली, मेज पर मार के, मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई देती। तो उसकी कमी है वो, उसमें डाटा लेने वाला यंत्र है ना, वो खराब है कान। उस बॉडी की कोई कमी नहीं, वो तो वैसे ही वाइब्रेट करेगी वो, चाहे वो सुने चाहे नहीं सुने। तो कुल मिला के ना एक यही मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक मूर्त जो वस्तु है उसकी खुद की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। बस यही मान लो आप। वो सभी कंपन करते हैं तब उनमें से तरंगें उत्पन्न होंगी। और यही चीजें है ना, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अपने मोबाइल फोन के अंदर जो क्या नाम ऑसिलेटर लगा हुआ है, और जो ग्रहण करता है उसमें रिसीवर लगा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें कॉइल होती है, इंडक्शन कॉइल होती है, उसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें क्या नाम कैपेसिटर होते हैं। तो वो भी एक इकाई बनती है, वो काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर। तो उनकी भी प्राकृतिक आवृत्ति होती है, अपनी अपनी प्राकृतिक आवृत्ति। समझ गए आप? ये होती है, इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, मुक्त कंपन। दूसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जबरदस्ती का। एक तो क्या है कि अपनी खुद की आवृत्ति से कंपन करते हैं, दूसरा है जबरदस्ती कंपन करवाना। जैसे झुल्ला है, समझ गए ना आप? झुल्ले को आप एक तरफ ले जाके छोड़ दो तो वो बाद में अपने आप जो स्विंग करता है ना, पेंडुलम है, झुल्ला है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। दूसरा, झुल्ले को छोड़ो मत हाथ से, और आप अपनी मर्जी से हाथ से ना फटाफट उसको घुमाओ, तेज कर दो, धीमे कर दो, तब वो कंपन कर रहा है ना, ध्वनि तो तब भी उससे उत्पन्न होगी। वो उसकी है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जबरदस्ती कंपन करवाना। ठीक है ना? तो जैसे अपने कान का पर्दा है, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पर है। ये बहुत ही पतली आवाज आई तब भी अपने को सुनाई दे रही है, तो उस पतली आवाज की आवृत्ति से इसने कंपन करना शुरू कर दिया हमें। जैसे विसल की आवाज सुनाई दे रही है, फिर ढोल की आवृत्ति है तो वो कम आवृत्ति वाली है, उससे भी इसने कंपन शुरू कर दिया। तो कान का पर्दा तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, ये सब तरह की फ्रीक्वेंसीज की ध्वनियों को सुन सकता है। ठीक है ना? ऐसे ही फोर्स्ड वाइब्रेशन का उदाहरण स्पीकर से ले लो आप। जो स्पीकर होता है ना, जिसे ध्वनि निकलती है, तो उस पर्दे के, स्पीकर के पर्दे को, वो जो सिग्नल जा रहा है ना, म्यूजिक का जा रहा है, सिटी का जा रहा है, पॉप का जा रहा है, या शास्त्रीय संगीत का, वो उसको जबरदस्ती हिलाता है, उसमें भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है। समझ गए ना? तो एक तो फ्री वाइब्रेशन हो गई, जो ईश्वर की उसकी बनावट के आधार पर है। दूसरा, जबरदस्ती भी उसको अपन मनमर्जी की
मतलब फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति से उसको अपन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के हिसाब से उसको अपन कंपन करवा सकते हैं। तीसरा होता है अनुनादित अनुनाद रेजोनेंस। ये भी चीज बड़ी समझने की जरूरी है। ये यहां से आपको पता लगेगा कि आपने जो सिग्नल भेजा है ना वो पर्टिकुलर उस मोबाइल में क्यों गया है। सिग्नल तो चारों तरफ फैला है, वहां पर कोई दूरबीन की तरह से निशाना करके नहीं भेजते कि जी जयसिंह जी की पत्नी इस दिशा में खड़ी है तो वहीं भेजे वो तो सब जगह टावर से सब दिशा में जाएंगे, आप कहीं पर भी हो। तो एक वही मोबाइल क्यों लेता है, बाकी दूसरा लेगा ही नहीं उसको। तो वो है ना, वो रेजोनेंस पर है, अनुनाद। तो अनुनाद की शर्त ये होती है, भौतिक विज्ञान में अपन पढ़ते हैं कि पहले तो दोनों बॉडीज है ना, उनकी प्राकृतिक आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एक बॉडी ने कंपन स्टार्ट किया, जैसे ट्यूनिंग फोर्क ले लिया अपने, दोनों 426 के हैं, तो इसको अपन ने कंपन करवा दिया तो ये 426 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क इसको रख रखा है अपनी वैसे, इसकी ध्वनि तरंगे जाएंगे, इसे टकराएंगे, टकराते ही ना ये कंपन करना शुरू कर देगा। अगर दोनों की आवृत्तियां बराबर है तब इस ट्यूनिंग फोर्क से इसको मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होएगी, ये सबसे ज्यादा जोर से कंपन करेगा। ठीक है ना। अब आपने ये ट्यूनिंग फोर्क तो ले लिया 426 फ्रीक्वेंसी का, ये ले लिया आपने 512 यानी 512 का, तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब इसको कंपन कराओ तो इसकी जो ध्वनि है ना, इससे इसके पास जाएगी, इसे टकराएगी। अब क्योंकि इस ध्वनि की तरंग की आवृत्ति तो 426 है, टकराने वाली चीज है ना वो क्या नाम वो है 512 वाली, तो दोनों में ट्यूनिंग नहीं है। ट्यूनिंग नहीं है तो ये कंपन तो करेगा, ये इसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन उत्पन्न होगी जबरदस्ती वाली, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, बहुत कम होगी वो। बहुत ही संवेदनशील उपकरण से आप उसको माप सकते हो। तो वो जो मैसेज है ना यहां से यहां गया है, अगर दोनों की आवृत्तियां बराबर है ना तब भी वो मैक्सिमम अधिकतम ऑप्टिमम एनर्जी से ट्रांसफर होएगा। वरना आप ये मानो मैसेज उसके पास गया ही नहीं, वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि आपको कोई रिजल्ट दे इसके। समझ गए ना। तो ये जो पूरा अपना जो नेटवर्किंग का सिस्टम है ना, ये इन तीन प्रकार की जो कंपन करने के तरीके हैं या तरंगें उत्पन्न होती हैं उन पर आधारित है। समझ गए आप। अब आओ वापस मोबाइल में, है ना। मान लो मैंने अपनी पत्नी को मैसेज किया, तो मेरे मोबाइल से मैं क्या है कि जैसे ही मेरी पत्नी के डायल करता हूं या व्हाट्सएप पे जो उसका नंबर आ गया वहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो ये मेरा मोबाइल है ना, ये अब मेरी पत्नी का जो उसमें जो रिसीवर लगा हुआ है उसका मोबाइल नंबर ही मान लो यार, वो उसकी आवृत्ति मान लो, उसी फ्रीक्वेंसी से यहां से डाटा भेजेगा। ये वो जो तरंग यहां से डाटा लेके जाएगी मैसेज वाली, वो उसी फ्रीक्वेंसी की ही होगी। ठीक है ना। अब यहां से रिलीज कर दिया तो वहां टावर में माइक्रो प्रोसेसर में पहुंच गया, माइक्रो प्रोसेसर ने उसी फ्रीक्वेंसी का वहां से उसने स्टडी कर लिया इस फ्रीक्वेंसी की आई है और क्या नाम आगे इस में जानी है, वहां से वो रिलीज करेगा तो तरंगे तो सब दिशा में जाएंगी वो। बाकी दूसरे लोगों के मोबाइल में तो उससे उत्पन्न होंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी सिग्नल पहुंचा ही नहीं उनके पास में, उनका मोबाइल है ना रिप्लाई करेगा ही नहीं, वो चालू ही नहीं होगा ना, वो मैसेज उसके पास जाएगा। वो मेरी पत्नी का जो मोबाइल है उसमें जो एंटीना लगा हुआ है ना उससे रेजोनेंट करेगा, वो मैक्सिमम एनर्जी वहां जाएगी, वो उस पर्टिकुलर मोबाइल में जाएगी जिसकी आवृत्ति से मैंने यहां से मैसेज भेजा है, बाकी दूसरा उसको पकड़ नहीं पाएगा, उसके पास मैसेज पहुंच गया। ठीक है ना। अब आओ वापिस आप कि जैसे मान लीजिए एक कोई जीव है और उसका अंतिम समय लास्ट टाइम में ना उसका प्राणानंत हो गया, तो एक बार आप जो जीव है या प्राणानंत को ना आप एक एनर्जी मान लीजिए। ठीक है ना। और तो उस एनर्जी का भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होएगी जिस भी प्रकार की वो तरंग है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड भी इनको तो अपन जानते हैं। अब क्योंकि वो तरंगे ना वो उससे संबंधित है, पर ब्रह्म का जो
फोर्स फील्ड है ना, जिसके बारे में अपन ये तो अंदाजा अपने को है भाई, एक फोर्स फील्ड है, उसकी पूरी नेचर अपने को पता नहीं है, लेकिन फोर्स फील्ड है तो उसमें डिस्टरबेंस से तरंगे भी उत्पन्न होगी, वो एनर्जी ट्रांसमिट भी करता है, वो सारा काम करता है वो। तो वो जो उसमें से जीव निकला है, उस जीव में से उसमें सारा मैसेज फीड है, उसकी एक खुद की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसमें सारा मैसेज फीड है कि पीछे के जन्म में ना इसने क्या क्या कर्म किए हैं, वो इसके उसके जीन्स के रूप में सारा रिकॉर्डेड है, उसके डीएनए में सारा रिकॉर्डेड है वो। अब वो मैसेज है ना, वो उसका बॉडी पार्ट है ना, फिजिकल पार्ट, वो तो यहां रह गया, और वो डाटा के रूप में ना, एक मैसेज के रूप में, जैसे वो मूर्ति यहां रहेगी, लेकिन उसकी 3D इमेजिंग वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो अमेरिका में पहुंच गई वहां पर, मेरी पत्नी के पास में, और वहां पर वो वैसी वैसी मूर्ति वो अमेरिका वाला सिस्टम बना देगा वहां पर। तो ऐसे ही वो मर्त शरीर तो यहाँ पर रह गया, और उससे जो जीव निकला है ना, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, और उसमें उस जीव का पूरे भूतकाल का डाटा उसमें वो है, और आगे वो क्या करने वाला है ना, वो डाटा भी उसमें संचित है। अब वो डाटा निकल गया एक मैसेज के रूप में। अब वो जीव किस जीव में जाके घुसेगा, जहां पर नया जीव उत्पन्न हो रहा है ना, तैयारियां हो रही है, वहां पर किस में घुसेगा वो, वही मोबाइल वाली स्थिति आ गई। गौर करो। और जैसे मेरी पत्नी ने बैटरी निकाल रखी है, तो मैसेज उसके पास नहीं जाएगा, वो वहीं स्टोर हो गया, कहाँ, मेन सर्वर में, व्हाट्सएप वाले में। अगर जो जिस जीव का प्राण निकला है उसके कर्मों के हिसाब से, अगर उसके जैसे आदमी मान लो, उसके कर्मों के हिसाब से उसको कुत्ता बनना है, तो जब तक किस प्रकार का कुत्ता बनेगा, किस नस्ल का बनेगा, कहां बनेगा, वैसी कोई एंटिटी किसी मां के गर्भ में बनने वाली नहीं होगी ना, तब तक वो रिजर्व में है, परब्रह्म में है, वो कहीं नहीं गया बच्चों। अब जब भी उसकी योनि का टाइम आया, 5 साल, 10 साल, 1000 साल बाद में, है ना, कि अब इसको मृत्युलोक में भेजना है, मृत्युलोक केवल पृथ्वी नहीं है, कहीं पर भी मान लीजिए, अब इसको कुत्ता बनाना है वहां पर, तो पृथ्वी पर वो अमेरिका वाला, वहां पर उसका सारा सिस्टम है, तो पृथ्वी पर है कुत्ता कुतिया सब चीज वो है। वहां से उसको ना उसी प्रकार से उपयुक्त, जैसे ही वो मिलेगा कि इस प्रकार का शरीर होएगा, इसको बनाना है अपने को, वैसे ही वो बाहर का मटेरियल वैसे मिलना चाहिए, वो वहां से डाटा रिलीज होएगा, कहां से, सर्वर से, मेन सर्वर से, उधर से, परब्रह्म से। और जैसे ही वो मादा और नर, या मेल और फीमेल के दो जो कोशिकाएं मिली है, स्पर्म और एग मान लीजिए, जैसे ही मिली है ना वो, और जैसे ही वो जीव बनना मतलब अब होने वाला है, उस वक्त वो डाटा वहां से आएगा मैसेज के रूप में, और आके उसमें समाहित हो गया, उसके डीएनए में चला गया। अब वो कुत्ता है, किस प्रकार का स्वभाव होएगा, कितने जूते खाएगा, वो किसी एसी कार वाले मालिक के घर में जन्म लेगा या क्या, वो सारा पहले से ना प्री एकदम वो है निर्धारित, या सड़क पे ये दब के मरना है, या इज्जतदार मौत मरनी है कि इसको, वो सारा डाटा वहां से है, वो उसमें प्रवेश कर जाएगा, वो उसका पुनर्जन्म है। अब यहां से ना आपके 3 प्रश्न है, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं, थोड़ा सा गौर करोगे तो। कोई मनुष्य मर गया, नंबर 1, कौन सी योनि में जाएगा, वो जो यहां से डाटा अंत में मरते समय उसने रिलीज किया ना, पीछे के जो संस्कार है, कर्म है उसके, वो डाटा गया, वो कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, वो सारा डाटा उसमें है। एक बार तो अपन पुनर्जन्म की बात करते हैं, मोक्ष की बाद में बात करेंगे, पुनर्जन्म है, ठीक है ना। अब वो आगे मछली बनेगा या कुत्ता बनेगा, क्या बनेगा, वो डाटा में फीड है वो। फिर उसका टाइम कब आएगा, वो भी उसके डाटा में फीड है, कि इस प्रकार की परिस्थिति में ही तेरे को जन्म लेना है, तो वैसी जो परिस्थिति आएगी, जिस जगह के लिए उसको डाटा गया है, वो कश्मीर में पैदा होगा या अमेरिका में कुत्ता बनेगा या कहाँ बनेगा ना, वो सारा डाटा उसके अंदर फीड है, और जैसी वो उपयुक्त परिस्थिति आएगी ना, तब वो उसके अंदर जाएगा वो। अब उसके आगे वाले के क्रियाकलाप सारे उसमें निर्धारित है, वो क्या क्या करेगा, है ना। अब क्योंकि बाकी जीवों में ना विवेक बुद्धि नहीं है, तो उन वहां पर उनके कर्म संचित नहीं होते, वो तो ऑटोमेटिक मशीन की तरह, रोबोट की तरह है। मनुष्य केवल अपने कर्मों के द्वारा नए डाटा ग्रहण करता है, नए डाटा। मैंने जैसे जन्म लिया, तो मेरे जन्म के साथ में मेरे पूर्ववर्ती, मेरी माता और पिता, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, गोरे हैं, काले हैं, आंखों का रंग नीला है, लंबे हैं, गोचे हैं, वो डाटा उनसे आया है।
बाकी मेरे कर्म पीछे के, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा, कंजूस बनूंगा, चिड़चिड़ा बनूंगा, बदमाश बनूंगा, नेता बनूंगा, क्या बनूंगा, वो मेरा वहां से आया भगवान के घर से डाटा, जब मेरा जन्म हो रहा है। ये सारी चीजें मिल गई। अब पूरा जीवन में 100 साल मैंने क्या क्या कर्म किए हैं वो भी उसमें संचित हो रहा है। ये सारा मिला के जब मेरा प्राणांत होएगा ना, तब निर्धारित हो जाएगा कि जयसिंह जी अगली योनि आपको गधे की मिलनी है, कुत्ते की मिलनी है, एक व्हेल मछली की मिलनी है, या अमीबा मिलना है, या आप पौधा बनोगे या क्या बनोगे। समझ गए ना। तो इसमें कितने दिनों बाद में आपको पुनर्जन्म होएगा, किस योनि में होएगा, किस प्रकार के कष्ट या आनंद आपको मिलने वाले हैं ना, वो सारा लास्ट टाइम में जो डाटा निकला है ना, उसमें सारी चीज संचित है। आपको चलो एक थोड़ा सा मैं और पार्ट याद दिलवा देता हूं। मनुष्य में सबसे छोटी जो इकाई होती है ना उसकी, वो जैव कोशिका है। उस जैव कोशिका के नाभिक में उसके डीएनए होते हैं। डीएनए क्या है? तो वो एटम ही है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन इत्यादि के। डीएनए एक बड़ी इकाई है, ऐसे वो मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह। अच्छा, उन डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं। जीन्स एक छोटी इकाई मान लीजिए, ठीक है ना। अब उस जीन्स के अंदर कितनी सूचनाएं आ सकती हैं, कितनी पीढ़ियों की, कितनी भविष्य की सूचनाएं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सारी चीज मिलकर ना एक जीव बनता है। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है ना, इसमें अपन नाम में एक बोलते हैं, अभी इस मोबाइल का ना मदरबोर्ड है, एक कंप्यूटर में जैसे मदरबोर्ड होता है। तो वो मदरबोर्ड का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अंदर पार्ट नहीं है, उसके अंदर भी है ना कई पार्ट होते हैं। जैसे सूचना लेने वाला, वो उसका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन का जो डाटा लेने वाला पार्ट अलग हो गया। दूसरा हो गया प्रोसेसर, जो इंफॉर्मेशन आई है उसको पहले से जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है सबको मिला के प्रोसेस करेगा। समझ गया। और प्रोसेस करने का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट को वो दूसरी तरफ से रिलीज करेगा। तो तीन पार्ट तो ये हो गए, रिसीविंग एंड, प्रोसेसिंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट और डिलीवरी यूनिट। चौथी चीज हो गई उसकी कैपेसिटी। डाटा इसमें क्या नाम, जैसे ये 128 GB का है, कोई 64 GB का है, जो सारे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। कुछ डाटा वो फंक्शनिंग के लिए यूज करता है, जैसे एप्स वगैरह अपन डाउनलोड करते हैं। कुछ है वो फ्री, आपकी वो मेमोरी बच गई है, उसमें आप बाहर से वीडियो आ रहे हैं, म्यूजिक वगैरह सारे, बिल्कुल कंप्यूटर है सारी चीज यार। पहले तो ना आप अपने मोबाइल को और कंप्यूटर को और इसको ढंग से समझ लो आप। इतनी चीजें जो मैंने बोली अगर आपके दिमाग में नहीं है तो एक बार पुनः इसको वो कर लो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, 8वीं 10वीं तक सारी चीजें आ जाती हैं। उससे फिर ना ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। इसलिए आ जाएंगी कि अगर ये सत्य है ना जो मैं बोल रहा हूं, तो वो तो परब्रह्म की रचना है। मनुष्य का दिमाग है, जीवों का जो दिमाग है, जीवों की जो क्षमता है, वो तो असीमित है। वहां तो कोई डाटा लिमिट तो है ही नहीं कुछ, वो तो सुपर सुपर कंप्यूटर है। तो ऐसे ही वो जो जीवित कोशिका है ना, जिससे पूरा शरीर बना है, वो एक मदरबोर्ड है। अब उस मदरबोर्ड में रिसीविंग एंड भी है। तो एक तो जो माँ बाप से आपने सूचनाएं ले ली शारीरिक बनावट के बारे में, दूसरा पीछे के जो कर्म है ना वो भी इसमें आ गए। और जो पीछे के कर्म आए वो भगवान से जो मैसेज आया है ना, जो एनर्जी आई है जायगोट बनते समय, वो भी फीड हो गई उसमें। और बाद में खुद वो दैनिक जीवन में कर्म कर करके क्रियाकलाप, अच्छे बुरे जो संस्कार पर बोलते हैं, वो भी फीड हो रहे हैं वो उसी माइक्रो प्रोसेस में। ठीक है ना। अब वो फाइनल उसका रिजल्ट डिलीवरी तैयार है, डिलीवरी देने के लिए तैयार है वो। जब आप मर गए ना, तो वो डिलीवरी की पूरी सिस्टम सूचना लेगी, वो आप वो निकल गया मैसेज अंतिम। अब जिस जीव में आप जाएंगे ना, वहां पर वो बताएगा तो पीछे से क्या लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, और अब तुम क्या क्या भुगतोगे। अगर वो मनुष्य योनि में गया है, तब तो क्या है कि वो और भी डाटा संग्रहित करेगा, हो सकता है अपना सुधार कर ले वो कर्म का। लेकिन अगर बीच में उसने कर्म ऐसे किए कि वो 84 लाख योनि में से 2-4 भुगतेगा, या 84 के 84 पूरी का ठेका लेके आया है ना, वो उसके कर्मों पर आ रहा है सारा। तो ये सारी चीजें संभव है ये। ठीक है ना। तो अभी एक बार इतना ही अपन रखेंगे, थोड़ा सोचो, इस पर गौर करो आप।
धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अधिकतम लोगों तक जो भी है अपनी वार्ता है उसका वो अर्थ पहुंचे और वो अपना सार्थक निर्णय कोई अपना ले सके। धन्यवाद।